Under the custom law, electric shaving machine is classifiable under 8510, 8509 as per rules of classification. ठीक है, और क्या करना है, किस पे क्लासिफाई करें? देखो भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। एक जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कहता है कि भाई स्पेसिफिक ओवर जनरल ले लो, ठीक है। तो शेवर कहता है शेवर एंड हेयर क्लिपर ले लो, ठीक है। फिर एसेंशियल कैरेक्टर क्या है? एसेंशियल कैरेक्टर भी इसका है ना, शेविंग से रिलेटेड है, कोई डोमेस्टिक अप्लायंस विद सेल्फ कंटेन इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो बहुत जनरल लग रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक अपना चल रहा है शेवर और लेटर द बेटर, ठीक है। तो 8509 और 8510 इन दोनों में से ना देखो 8509 और 10 तो 10वें नंबर का ले लेंगे तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इस रूल से अगर अपन जाए तो आंसर होगा अपना ए 8510। Which of the following statement are correct as per general rules for interpretation for import tariff? A durable wooden case specially shaped to contain a musical instrument. तो देखो एक ड्यूरेबल वुडन केस है, ठीक है। एक नॉर्मल सी बात है, अगर कोई चीज ब्रीफ केस के अंदर आ रही है, ठीक है, केस के अंदर आ रही है, तो भाई वो उसी का पार्ट है, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही क्लासिफाई हो जाएगा, ठीक है। पैकिंग मटेरियल प्रेजेंटेड विद द गुड्स, देखो ये जनरल क्लासिफिकेशन में जाएगा, ठीक है। मतलब पैकिंग मटेरियल के साथ जाएगा, ये अलग से इस गुड्स के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर हम हर बॉक्स के साथ अलग अलग रेट लगाना चालू कर देंगे। तो ये पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल अपनी क्लासिफिकेशन में चलता है, ये गलत है पॉइंट, ठीक है। द हेडिंग विच प्रोवाइड्स द मोस्ट स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शैल बी प्रेफर टू हेडिंग, ये अपन ने देख ही रखा है स्पेसिफिक ओवर जनरल, तो ये वाला पॉइंट सही है। तो हमारा आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ए होगा हमारा आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड। The transaction value for imported goods is not accepted for valuation when the use of imported goods, देखो ट्रांजेक्शन वैल्यू का सिंपल सा रूल है, ये कॉमन सेंस लगा हुआ। अगर किसी ने रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रखी है तो हम वैल्यूएशन पर्पस के लिए यूज करेंगे उस वैल्यू को, नहीं भाई। तो ये वाला पॉइंट हमारा सही है, यहाँ पे हमको बताना है कौन कौन सी चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बायर सेलर रिलेटेड ही नहीं है तो फिर तो यार ले सकते हैं। प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, अब प्राइस के अंदर प्राइस के अलावा कोई काइंड में भी कंसिडरेशन दे रखा है तो फिर हम उसे कंसिडरेशन क्यों मानेंगे? तो आंसर है हमारा the relevant date for determining the rate of exchange in case of imported goods। भाई rate of exchange imported goods में क्या लेते हैं अपन? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जब वेसल की एंट्री हो रही है वो डेट को हम रेट ऑफ एक्सचेंज लेते हैं। Which of the following statement is are not correct for identical goods? Identical goods are same in all respects including physical characteristics, quality and reputation as the goods being valued। देखो identical goods same in all respects होते हैं, इसका एक काउंटर पार्ट है सिमिलर गुड्स। सिमिलर गुड्स आर नॉट अलाइक इन ऑल रेस्पेक्ट्स, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। Identical goods can be produced in any country, नहीं भाई नहीं। Identical goods are required to be produced in the same country where goods are being valued, same country where the goods are being valued। तीसरा पॉइंट है हमारा आइडेंटिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम पर्सन। देखो सेम कंट्री चलेगा, ठीक है, सेम कंट्री रिक्वायर्ड है। अगर सेम पर्सन कर रहा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर नहीं कर रहा तो कोई और पर्सन चलेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है, बाकी सारे पॉइंट सही है। सो ये पूछ रहा है कौन कौन से आइटम करेक्ट नहीं है, तो हमारा आंसर सी है, ओनली सेकंड पॉइंट इज रॉन्ग। For valuation purpose under Custom Act 1962, which of the following transaction would be considered as having been made between related person? ठीक है, रिलेटेड पर्सन की कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे? तो अपन एक बार रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं कस्टम एक्ट की, ठीक है। आजा, हाँ, रिलेटेड पर्सन कौन होगा? ऑफिसर और डायरेक्टर अगर रिलेशनशिप है, पार्टनर है उसी कंपनी का, ठीक है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है 5% और मोर। अगर जीएसटी होता तो भाई जीएसटी के केस में 25% हो जाता है। वन कंट्रोल कर रहा है अनदर पर्सन को, ठीक है, और टुगेदर कंट्रोल कर रहे हैं थर्ड पर्सन को, और मेंबर ऑफ द सेम फैमिली है, ठीक है। पहला पॉइंट है अ फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड। तो देखो ये है एक ए लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, फॉरेन कंपनी, बी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, और ना इन्होंने एक जॉइंट वेंचर खोला है ए बी लिमिटेड, ठीक है। तो क्या ट्रांजेक्शन एक बार और आगे देख लेते हैं। ए लिमिटेड होल्ड्स 51%, ये जो ए लिमिटेड है 51% होल्ड कर रहा है ए बी लिमिटेड में। द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड ए बी, तो ए और ए बी लिमिटेड तो कंट्रोल ही कर रहा है, वन कंट्रोल्स दी अदर। तो ए लिमिटेड और ए बी लिमिटेड तो एक दूसरे को ए लिमिटेड ए बी लिमिटेड को कंट्रोल कर रहा है, तो इन दैट केस तो भाई दिस पर्टिकुलर केस विल बी ऑफ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो जाएगा। और अ फॉरेन कंपनी ए लिमिटेड हैविंग अ जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनी बी लिमिटेड सेम है, ठीक है। द ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी लिमिटेड, तो ट्रांजेक्शन बिटवीन ए एंड बी लिमिटेड, देखो ये दोनों मिलके एक थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों भी रिलेटेड पार्टी हो गए, ठीक है। फिर है थर्ड AINC, a company in USA holding 4% of share capital of importer company B Limited and Indian company। देखो यहाँ पे 4% होल्ड कर रहा है, 5% होल्ड करता तो बात अलग थी, फिर ये रिलेटेड पार्टी में आ जाता है, लेकिन अभी तो भाई ये 4% होल्ड कर रहा है, विच इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन 5% और मोर की कैटेगरी में भी नहीं आ रहा। कंट्रोल तो भाई बहुत ही दूर की बात है, 51% तो बहुत ही दूर की बात है। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट और
सेकंड सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेबल इन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर 10(1). देखो 10(1) के अंदर साफ सुथरा लिखा हुआ है कि भाई बाइंग कमीशन नहीं आता, रॉयल्टी आ जाएगा, लाइसेंस भी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ पैकिंग आ जाएगा, बाइंग कमीशन नहीं आता, तो बाइंग कमीशन इज नॉट इन। For determining CIF value of the imported goods, certain additions have to be made to the imported value. Cost of insurance अगर ascertainable नहीं है तो क्या होगा? देखो cost of insurance ascertainable नहीं तो 1.125% लेते हैं, ठीक है? Where free on board value is not ascertainable, but sum of free on board value and cost of transport, shipping, unloading और क्या बोलते हैं handling charges up to place of importation is ascertainable, then 1.125% of such sum, ठीक है? वेयर फ्री ऑन बोर्ड तो 20% लिखा हुआ है, तो हमारा देखो इसमें क्या हो रहा है, सेकंड पॉइंट तो हमारा डायरेक्ट सही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी हमारा सही है, क्योंकि अगर एफओपी अवेलेबल नहीं है तो फिर इन सबका टोटल मिला के 1.125% ले लेते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सेकंड और थर्ड सी। सर्टेन गुड्स वर इंपोर्टेड बाय एयर, एयर का आपको पता ही होगा, एयर में 20% तक की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, ठीक है, द फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स इज 100, ठीक है, The cost of transport, loading, unloading and handling charges up to place of importation is 25। तो देखो भाई ये cost of transport charges जो भी है 25 है, लेकिन हम 20% से ज्यादा नहीं अलाउ कर सकते, तो यहाँ पे हमारा ये तो हो गया 20, ठीक है, cost of transport, loading, unloading तो हो गया 20। फिर है cost of insurance is 10, ठीक है, cost of insurance हमारा 10 आ रहा है, तो अब हम क्या लेंगे, cost of insurance 10 ले लेंगे, और ये loading, unloading, handling charges 20 ले लेंगे, क्योंकि 1.125 की रिक्वायरमेंट तो तब पड़ती है जब ये अवेलेबल ना हो, जब कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस सामने दे रखा है तो फिर आपको वही लेना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैल्यूएशन इंपोर्टेड गुड्स, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो बाइंग कमीशन इज नॉट इंक्लूडेबल इन द वैल्यू, ये सही है, बाइंग कमीशन हमेशा एक्सक्लूडेड होता है। रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए हम बिल ऑफ एंट्री लेते हैं, क्या लिख रखा है इसने, रेट ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेशन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ये भी ठीक है। फिर है फॉर इंपोर्ट बाय एयर द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो एयर के केस में 20% ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये लिख रखा है, यही है। SWS बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगता है, ये ठीक है। इंटीग्रेटेड टैक्स और जीएसटी, देखो भाई सिंपल सी बात है, SWS के उन्होंने बहुत मजे लिए हैं, SWS सिर्फ और सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी पे लगेगा, ये अपन का बार बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 बार तो डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। IGST GST की तो बात ही नहीं बनती है, तो ये हमारा जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट गलत है, ठीक है।